वादी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश, एक मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है मिशन कश्मीर। सिख ड्राइवर सिविलियन कपड़ों में था। जाहिर है कि वो पुलिस का आदमी ही होगा। ये बस थाने से हवालातियों को अदालत में ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी। मैं भाग जाना चाहता था मगर भागने का मकाम नहीं था। सिख ड्राइवर ने 2-3 बार हॉर्न देकर ऊंची आवाज में कहा, आ जाओ बाऊ, अंदर आ जाओ। कहाँ जाना है? उसने अपने साथ वाली खिड़की खोल दी। मैं अंदर जाकर बैठ गया। बस आगे चल पड़ी। सिख ड्राइवर हंसमुख किस्म का आदमी था। कहने लगा, बाऊ तुम शायद पुलिस की गाड़ी देखकर डर गए हो। फिक्र करने की कोई बात नहीं, ये गाड़ी जरूर पुलिस की है मगर मैं पुलिस का आदमी नहीं। उसने बताया कि अमृतसर में उसका मोटर वर्कशॉप है। ये गाड़ी जालिंधर सिटी पुलिस की है और रंग के लिए उसके पास अमृतसर आई हुई थी और अब वो उसे वापस जालिंधर ले जा रहा है। उसने मुझसे पूछा, कहाँ जाओगे तुम? तुम्हारा नाम क्या है? क्या काम करते हो? एक ही सांस में उसने मुझसे 3 सवाल पूछ लिए। मैंने इस किस्म के सवालों के जवाब पहले ही सोच रखे थे। मैंने उसे अपना फर्जी हिंदुआना नाम बताया और कहा कि मैं अमृतसर के कॉलेज में पढ़ता हूँ और जालिंधर अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। फिक्र की कोई गल ही नहीं है। समझो जालिंधर पहुँचे के पहुँचे। मैं जीटी रोड पर 60 मील से कम गाड़ी चलाता ही नहीं, सिख ड्राइवर ने कहा। सामने एक गाय आ गई। सिख ड्राइवर ने उसे गाली दी और ब्रेक लगाकर हॉर्न पर हॉर्न देने लगा। वो गाय को गालियां देता कच्चे पर से गाड़ी निकालकर आगे ले गया। जालिंधर वहां से ज्यादा दूर नहीं था। मुझे तब पता चला कि मैं अमृतसर से पैदल चलते हुए 10-15 मील का फासला तय कर चुका था। थोड़ी देर बाद ही जालिंधर शहर की आबादी शुरू हो गई। हर तरफ सिख ही सिख नजर आ रहे थे। इससे पहले मैंने इतने सिख कभी नहीं देखे थे। जालिंधर शहर भी मैं पहली बार देख रहा था। मुझे मालूम था कि बस पुलिस स्टेशन जाएगी। मैंने सिख ड्राइवर से एक जगह रुकने के लिए कहा, बस सरदार जी मैं यहीं उतरूंगा। मैंने सरदार जी का शुक्रिया अदा किया और बस से उतर गया। जहां से मुझे रेलवे स्टेशन जाना था। मैंने एक साइकिल रिक्शा देखा जो खाली था। मैं उसमें बैठ गया और उसे रेलवे स्टेशन चलने को कहा। साइकिल रिक्शे वाला बूढ़ा सिख था। वो आहिस्ता आहिस्ता रिक्शा चलाता एक तरफ को चल पड़ा। कई बाजार आए और गुजर गए। मैंने उससे पूछा कि सरदार जी दिल्ली जाने वाली गाड़ी किस वक्त चलती है? रिक्शे वाले सिख ने हामते हुए कहा, पता नहीं जी, स्टेशन पर जाकर पता कर लें। जालिंधर रेलवे स्टेशन की एक तरफ रिक्शा रुक गया। यहाँ काफी लोग थे। मैं अगरचे अमृतसर से काफी दूर निकल आया था मगर मैं अभी तक पंजाब में था और अपने आप को खतरे से महफूज नहीं समझ रहा था, इसलिए बड़ी एहतियात से काम लिया। टिकट मेरी जेब में था। एक पुली से पता किया तो मालूम हुआ कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन शाम को 6 बजे आएगी। उस वक्त अभी दिन का 1 भी नहीं बजा था। इतना वक्त गुजारना मेरे लिए एक मसला था। सबसे पहले तो मैंने स्टेशन के सामने एक दुकान में बैठकर दाल रोटी खाई। फिर स्टेशन के सामने वाली बाजार में ही इधर उधर फिरने लगा। एक जगह सिनेमा हाउस नजर पड़ा। एक्टर एक्ट्रेसों के बड़े बड़े बोर्ड लगे थे। मालूम हुआ कि इस सिनेमा हाउस में सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक मुसलसल फिल्म चलती है। उस वक्त भी कोई फिल्म चल रही थी। मैंने टिकट लिया और सिनेमा हाउस में आकर बैठ गया। यहाँ मैं बड़े सुकून से वक्त गुजार सकता था। फिल्म का नाम मुझे याद नहीं। मुझे फिल्म में काम करने वाले एक्टरों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो वहाँ वक्त गुजारने आया था। आंखें स्क्रीन पर फिल्म देख रही थीं और दिमाग अपने मिशन के बारे में सोच रहा था। मुझे इस बात का भरपूर एहसास था कि मैं दुश्मन मुल्क इंडिया में हूँ, जो पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन है और जिसने पाकिस्तान के जायज वजूद को कभी तस्लीम नहीं किया। मैं यही चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हरदा जिला होशंगाबाद के जंगलों में मुजाहिद कमांडो कमाल शाह के पास पहुंचूं, उनसे फौजी कमांडो की ट्रेनिंग हासिल करूं और फिर कश्मीर में आकर हुर्रियत परस्त कश्मीरियों के शाना बशाना भारतीय फौज के खिलाफ लड़ूं और काफिरों को मारता हुआ शहीद हो जाऊं। और अगर शहादत का रुतबा हासिल न कर सकूं तो जब तक मकबूजा कश्मीर भारतीय जुल्म इस्तबदाद के शिकंजे से आज़ाद नहीं हो जाता उस वक्त तक काफिरों से जंग करता रहूं। और जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो जाए तो वापस पाकिस्तान जाकर अपने बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ूं और फिर बुलंद आवाज में कहूं, मियाँ जी कश्मीर आज़ाद हो गया है। मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। मुझे पता ही न चला और फिल्म खत्म हो गई। मैं यही समझा कि फिल्म खत्म हो गई है मगर मालूम हुआ कि इंटरवल हुआ है। पहले सोचा कि अंदर सिनेमा हॉल में ही बैठा रहूं, फिर ख्याल आया कि बाहर निकलकर चाय पीनी चाहिए। हालांकि मुझे चाय की तलब कभी नहीं हुई थी मगर वो जो कहते हैं कि तकदीर में जो कुछ लिखा होता है वो होकर रहता है, मैं भी किसी गैबी ताकत के इशारे से सिनेमा हॉल के बाहर आ गया। बाहर दिन की रोशनी थी। अभी कितना दिन बाकी था? मुझे शाम के 5:30 बजाने थे क्योंकि जालिंधर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी शाम के 6 बजे चलती थी। सिनेमा के अहाते के अंदर ही एक तरफ दीवार के साथ चाय पान सिगरेट की दुकानें थीं,
मैं एक दुकान के पास खड़े होकर चाय पीने लगा। चाय पीने के बाद मैंने जेब से पैसे निकाल कर चाय वाले को दिए और 5 सिगरेट के खोखे की तरफ बढ़ा। मैं सिगरेट का आदी नहीं हूँ, मगर कभी कभी चाय पीने के बाद सिगरेट पीने को जी चाहता है। मैंने 5 सिगरेट के खोखे की तरफ कदम उठाया ही था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने पलट कर देखा, मेरे सामने एक कांस्टेबल खड़ा था। उसके साथ एक सिविलियन कपड़ों वाला आदमी भी मौजूद था, जो सिख नहीं था, यकीनन हिंदू होगा और खुफिया पुलिस का आदमी ही हो सकता था। एक लम्हे के लिए मैं कांप उठा, मगर फौरन मैंने अपने आप को संभाला और बड़े एतमाद से पूछा, क्या बात है? सिख कांस्टेबल और खुफिया पुलिस वाला दोनों मेरी तरफ घूर कर देख रहे थे और उसकी आंखों में एक खास किस्म की चमक थी। सिख कांस्टेबल ने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, कौन हो भाई तुम? मैंने यूं ही कह दिया, भगवान का बनाया हुआ आदमी हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हिंदू खुफिया पुलिस वाले ने मेरी गर्दन पर हाथ रख कर जोर से दबाते हुए पूछा, अमृतसर क्या लेने गए थे? सिख कांस्टेबल ने मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ खींचा और गाली देकर कहा, हमारे साथ थाने चलो, सब पता चल जाएगा तुम पाकिस्तान से यहाँ किस लिए आए हो। उसने मुझे आगे को धिक्का दिया। बस यही सिख कांस्टेबल की गलती थी और वहीं मैंने पलक झपकते ही अक्ल से काम लिया। जैसे ही धिक्का खाकर मैं उससे 2 कदम आगे लड़खड़ाया, वहीं से सीधा होकर बिजली की तरह इतनी जोर से और इतनी तेजी से भागा कि मुझे खुद न पता चल सका कि मैं कब सिनेमा हॉल के अहाते से निकलकर बाजार में आया और बाजार में जारी ट्रैफिक से बचता बचाता उसी तरह दौड़ता कब दूसरे बाजार में पहुंच गया। मेरे पीछे कांस्टेबल और उसके साथी के भागने और शोर मचाने की आवाजें आ रही थीं, मगर ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल था। खुदा जाने उसी वक्त मेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि मैं इतनी तेज रफ्तारी से भागता चला जा रहा था। जिस किसी के पास से गुजरता अपने आप को बचाने के लिए परे हो जाता और मुझे रास्ता दे देता और मैं उसे हैरान परेशान छोड़कर आगे निकल जाता। मगर मुझे अपने पीछे लोगों के भागने दौड़ने की आवाजें अभी तक आ रही थीं। ये आवाजें मेरा पीछा कर रही थीं, जिसका मतलब ये था कि पुलिस मेरा ताक़ुब कर रही है। मैं दौड़ते दौड़ते हाँफने लगा था। मुझे महसूस होने लगा था कि मैं ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ सकूंगा। अचानक मेरे सामने रेलवे फाटक आ गया और फाटक बंद था। ट्रैफिक रुकी हुई थी। मैंने बाएं जानिब एक निगाह डाली तो एक रेलगाड़ी को छक छक करते आते देखा। मैं इस कदर घबराया हुआ था कि मुझे इतना भी होश न रहा कि मैं रेल के नीचे आ सकता हूँ। मैंने दौड़कर रेलवे लाइन पार कर ली। ऐन उसी लम्हे ट्रेन सीटी पर सीटी बजाती शोर मचाती मेरे पीछे से गुजर गई। उस ट्रेन ने मेरे और पुलिस के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी। ट्रेन भी मालगाड़ी थी जो बहुत लंबी थी। मैंने दौड़ना बंद कर दिया और तेज तेज कदम उठाता दूसरे फाटक के पहलू में से निकल गया। कुछ लोगों ने मुझे आवाज भी दी कि पागल हो तुम। रेलवे फाटक की दूसरी तरफ भी कुछ गाड़ियां, तांगे और रिक्शे खड़े थे। मालगाड़ी सुस्त रफ्तार के साथ खड़खड़ाती अभी तक गुजर रही थी। मैं पीछे देखे बगैर सामने मुंह किए जा रहा था। कोई 60-70 गज के फासले पर सड़क की जानिब दरख्त के नीचे एक लारी खड़ी थी। लारी मुसाफिरों से भरी हुई थी। एक लड़का लारी के पीछे दरवाजे के पास खड़ा आवाजें दे रहा था, एक सवारी लुधियाना। मुझे मालूम था कि लुधियाना जालंधर के बाद दूसरा बड़ा शहर है और ये दिल्ली की तरफ जाते हुए ही आता है। मैं दौड़कर बस में सवार हो गया। मेरे बैठते ही बस चल पड़ी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। एक बार फिर खतरा टल गया था। बस जीटी रोड पर दौड़ती चली जा रही थी। हिंदू सिख सवारियां लदी हुई थीं। औरतें भी बच्चों को लेकर बैठी हुई थीं। रास्ते में सड़क के किनारे कई छोटे छोटे गांव आए और गुजर गए। एक छोटा सा गांव आया, मुझे उसका नाम याद नहीं रहा। यहाँ बस कुछ देर के लिए रुकी और फिर आगे रवाना हो गई। किसी जगह बस रुकती तो मैं गौर से बाहर का जायजा लेता। मैंने एक सवारी से पूछा कि लुधियाना कितनी दूर है। वो कोई हिंदू था। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और पूछा, तुम पहली बार लुधियाना जा रहे हो? मैंने कहा, नहीं, पहले भी 1-2 बार गया हूँ, मगर रेलगाड़ी से गया हूँ। वो हिंदू थोड़ी देर मुझे घूरने के बाद बाहर देखने लगा। शाम का धुंधलका खेतों और आसमान को अपनी लपेट में लेने लगा। एक बड़ी नहर आई। बस उसके पुल पर से गुजरकर थोड़ी दूर जाकर बस की रफ्तार हल्की हो गई। फिर वो सड़क के किनारे पर होकर रुक गई। किसी ने ड्राइवर से पंजाबी में पूछा कि क्या हो गया है। ड्राइवर ने कहा, पता कराते हैं, सारी गाड़ियां खड़ी हैं। मुझे खतरे की बू महसूस होने लगी। मैंने खिड़की में से गर्दन बाहर निकाल कर देखा। दूर तक लारियों और बसों की कतार लगी हुई थी। ड्राइवर ने क्लीनर से कहा, जाओ पता कर की गाले। क्लीनर भी सिख था और वो दौड़ता हुआ आगे गया। सवारियां आपस में बातें करने लगी। शायद आगे कोई पुल टूट गया है। किसी ने कहा, कोई टक्कर हो गई होगी। इतने में वो मुझे वापस आता नजर आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, सरदार आगे पुलिस चेकिंग कर रही है। मेरा दिल जोर से धड़का। ड्राइवर ने गाली देकर पूछा कि किस चीज की चेकिंग कर रही है। क्लीनर बोला, कहते हैं कोई पाकिस्तानी जासूस भाग गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी अंदर से क्या हालत हो गई होगी। बज़ाहिर मैं बड़े इत्मीनान से अपनी सीट पर बैठा रहा और अपने चेहरे से बिल्कुल जाहिर न होने दिया कि मेरे अंदर क्या तूफान मचा हुआ है। अब मुझे वहां से भागना था।
एकदम उठकर भागने से लोगों को मुझ पर शक हो सकता था और वो मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर सकते थे। मैं बज़ाहिर बड़े सुकून के साथ बैठा रहा, फिर जेब में हाथ डालकर उसे यूं ही टटोला और साथ वाली सवारी से पूछा, आपके पास माचिस होगी? सवारी ने नफी में सर हिलाया तो मैं ये कहकर नीचे उतर गया, कहीं से माचिस तलाश करके लाता हूँ, सिगरेट पीने को जी चाहता है। मैं बस से उतरकर 2 कदम चलकर आगे गया, फिर रुककर ऐसे देखने लगा जैसे मुझे किसी पान सिगरेट के खोखे की तलाश हो। उसके बाद मैं टहलता हुआ अगली लारी के पास चला गया, वहां से टहलता हुआ दूसरी और फिर तीसरी के पास। कुछ सवारियां सड़क पर उतर आई थीं और पुलिस वालों को बुरा भला कह रही थीं। यूं ही जहां चाहते हैं गाड़ी खड़ी करवा कर चेकिंग कर लेते हैं। मैं सड़क पार करके दूसरी जानिब एक दरख्त था, उसके नीचे आ गया। सड़क की दूसरी तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं, उनके पीछे खेत थे जो शाम की तेजी से फैलते धुंधलके में गुम हो रहे थे। मैं टहलता टहलता झाड़ियों के पीछे गया, जहां एक जगह छुपकर मैंने लारियों और गाड़ियों की कतार की तरफ देखा। कोई मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं था। मैं दौड़कर खेतों में घुस गया और जितनी तेज चल सकता था चलने लगा। दौड़ना मेरे लिए खतरनाक हो सकता था क्योंकि खेतों की कटाई हो चुकी थी और वहां मुझे कुछ किसान भी नजर आ रहे थे जो कटी हुई फसल एक तरफ रख रहे थे। मैं उनसे दूर रहकर आगे निकल गया। मैं जीटी रोड पर सीधी समत जाने की बजाय बाएं जानिब मगरिब की तरफ हो गया ताकि पुलिस से बच सकूं। हर लम्हे गहरा होता हुआ अंधेरा मेरी मदद कर रहा था। जब मैं कुछ दूर निकल गया तो मैं दौड़ने लगा। मैं चेकिंग करती पुलिस की पहुंच से जितनी दूर निकल सकता था निकल चुका था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि कमबख्त अभी से पुलिस ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है। इससे बेहतर तो था कि मैं सीज फायर लाइन उबूर करके सीधा मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो जाता और मुजाहिदों के साथ मिल जाता। मगर मेरे वालिद साहब को मालूम था कि कश्मीर में मुजाहिदीन का सामना भारत की तरबियत याफ्ता फौज से है, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत फौजी तरबियत हासिल करनी चाहिए। चुनाचे उन्होंने मुझे वसीयत की थी कि मैं कमाल शाह नामी तरबियत याफ्ता फौजी कमांडो के पास जाकर कमांडो की बाकायदा तरबियत हासिल करूं और उसके बाद कश्मीर में शामिल होकर इंडियन फौज के खिलाफ लड़ूं। मेरी भी अब यही ख्वाहिश थी। मुझे राइफल चलानी भी नहीं आती थी और कश्मीर के महाज पर स्टेन गन्नों और मशीन गन्नों के साथ लड़ाई लड़ी जा रही थी। मुझे हैंड ग्रेनेड का भी पता नहीं था कि उसका पिन कैसे खींचते हैं और उसे कितनी देर तक अपने हाथ में रखकर दुश्मन पर फेंकना होता है। मेरे लिए फौजी कमांडो की ट्रेनिंग बड़ी जरूरी थी। मैं फौजी कमांडो बनकर कश्मीर के महाज पर लड़ने और दुश्मन के ठिकानों पर शबखून मारकर उसे बर्बाद करने के लिए बेताब था। लेकिन भारतीय पुलिस मेरे रास्ते में शदीद रुकावट बन गई थी। बल्कि इस बात का वाज़ेह खतरा मौजूद था कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी जहाद में शामिल होकर काफिरों से जंग की आरजू हमेशा के लिए खाक में मिल सकती है। इन ख्यालात में डूबा हुआ मैं खेतों से बाहर निकलकर एक छोटी सी नदी के किनारे किनारे चलता रहा। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ। चलते चलते मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहां बेशुमार दरख्त पास पास उगे हुए थे। मैंने एक दरख्त से टेक लगा दी। सोचा इसी तरह बैठे लेटे जितनी रात बाकी है गुजार दूं। मैंने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। फजा में जली हुई लकड़ियों की बू सी आ रही थी। मैंने यही ख्याल किया कि यहाँ करीब ही गाँव है, किसी ने तंदूर जलाकर बुझा दिया होगा या लकड़ियों का अलाव रोशन किया होगा। मैं सिमट समटा कर दरख्त से टेक लगाकर आंखें बंद किए नीम दराज था और सिवाय नींद के और किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा था। मुझ पर कुछ देर हल्की गुनूदगी तारी हो गई। मैं नींद की आगोश में ही था कि किसी चींटी ने मुझे काटा और मैं एक झटके के साथ उठ बैठा। मैंने दोबारा आंखें बंद की तो मुझे किसी के आहिस्ता आहिस्ता बोलने की आवाज आई। मैंने आंखें खोली और कान उस पर लगा दिए। साथ ही रात के अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा। आवाज किसी औरत की थी। वो रुक रुक कर बोल रही थी। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि वो किसी से बातें कर रही है, मगर जिससे वो बातें कर रही थी उसकी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज रुक गई। 5-10 सेकंड के बाद औरत की आवाज फिर से आने लगी। मेरे सामने 10-12 कदमों के फासले पर सरकंडों की झाड़ियां थी। आवाज उन सरकंडों के पीछे से आ रही थी। मैं उस तरफ टिकटिकी बांधे देख रहा था। अचानक सरकंडों के पीछे हल्की हल्की रोशनी नजर आने लगी। मैं आहिस्ता से उठा और झुक कर चलता हुआ सरकंडों की तरफ बढ़ा। मैं मालूम करना चाहता था कि ये औरत कौन है। मैं सरकंडों के पास बैठ गया और बड़ी एहतियात से 2-4 सरकंडों को हाथों से एक तरफ हटाकर दूसरी तरफ देखा। दूसरी तरफ मुझे छोटा सा चबूतरा नजर आया जो जमीन से 1-2 फुट ऊंचा था। उस चबूतरे के एक जानिब मिट्टी का दिया जल रहा था। उस दिए की रोशनी में मैंने एक औरत को देखा जो दोनों हाथ जोड़कर कुछ पढ़ते हुए चबूतरे के चक्कर लगा रही थी। मुझे लगा कि ये जरूर कोई चुड़ैल या भूत परीत है, मगर औरत का जिस्म और आवाज चुड़ैलों की सी नहीं थी। मैं ये सोचकर वहीं छुप कर बैठा रहा कि मालूम करना चाहिए कि ये औरत यहाँ क्या करने आई है। औरत चबूतरे के गिर्द कुछ चक्कर लगाने के बाद रुक गई। वो मुझसे बमुश्किल 5-6 कदमों के फासले पर थी। वो जलते हुए चिराग के पास बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। उसने पढ़ना बंद कर दिया। 3 बार हाथ बांध कर चबूतरे की तरफ झुकी और फिर उसने अपना लिबास उतार दिया।
मुझ पर पहला असर हुआ कि मैंने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। फिर ख्याल आया कि पता तो लगे कि ये औरत आधी रात को इस वीरान जगह पर चिराग लेकर क्या करने आई है। मैंने सर घुमाकर औरत को देखा। उस वक्त वो एक छड़ी से चबूतरे की जली बुझी लौ को कुरेद रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया कहीं ये वाकई चुड़ैल ना हो, मगर अब मैं इस मुअम्मे को हल करना चाहता था, वहां से डर कर भागना नहीं चाहता था। औरत ने छड़ी से लकड़ियों की राख को कुरेदते कुरेदते उसमें से गोल सी चीज लकड़ी से निकालकर उसको चिराग की लौ के करीब लाकर गौर से देखा और धीमी आवाज में कुछ पढ़ने लगी। मैं ये देखकर वाकई डर गया कि ये एक जली हुई इंसानी खोपड़ी थी। औरत ने खोपड़ी को हाथ लगाया। खोपड़ी गर्म थी। उसने खोपड़ी को जमीन पर रख दिया। वो अपने साथ पानी का डिब्बा भी भर कर लाई थी। उसने कुछ मंत्र पढ़े, खोपड़ी पर डिब्बे में से 3-4 बार पानी डाला। जब खोपड़ी ठंडी हो गई तो उसे गोद में लेकर बैठ गई और यूं आगे पीछे हिलते हुए कुछ पढ़ने लगी जैसे बच्चे को लोरियां दे रही हो। मैं अब सारी बात समझ गया था। ये मरघट या शमशान भूमि थी जहां हिंदू सिख अपने मुर्दों को जलाते थे। ये औरत वहां रात के वक्त चिल्ला काटने आई थी। जाहिर है वो किसी करीबी गांव की औरत थी। मेरे दिमाग में एक स्कीम आई। मैं सरकंडों में से निकलकर अचानक उसके सामने आ गया। मुझे देखकर उस औरत की चीख निकल गई। उसने जल्दी से खोपड़ी फेंकी और जमीन पर पड़ी हुई कमीज उठाकर अपने आगे कर ली। मैंने मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा मगर जल्दी से कपड़े पहन ले। औरत ने जल्दी से कपड़े पहन लिए। वो हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान के लिए किसी को न बताना कि मैं यहाँ आई थी। मैंने कहा, तू यहाँ ये सब कुछ क्या कर रही थी और ये खोपड़ी किसकी है? औरत ने बताया कि वो एक हिंदू है। 5 साल हुए उसकी शादी हो गई मगर औलाद नहीं हुई। किसी साधु ने उसे बताया था कि अगर वो किसी कंवारी लड़की के जले हुए मुर्दे की खोपड़ी आधी रात को अपनी गोद में लेकर एक खास मंत्र का जाप करेगी तो उसकी गोद हरी हो जाएगी। चुनाचे ये औरत जो साथ वाले गांव की थी वहां औलाद के लिए चिल्ला करने आई थी। उसे पता चला था कि शाम को इस गांव की एक कंवारी लड़की मर गई है और उसे जला दिया गया है। औरत मेरी मिन्नत समाजत कर रही थी कि मैं गांव में जाकर किसी के आगे जिक्र न करूं क्योंकि इस तरह उसका चिल्ला भ्रष्ट हो जाएगा। मैंने उसे कहा, फिक्र न करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं खुद यहाँ परदेसी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। औरत ने पूछा, क्या? मैंने कहा, मुझे ये बताओ कि ये इलाका कौन सा है और लुधियाने को जाने के लिए मुझे किस तरफ जाना है। फिर मैंने उसे बताया कि मेरी बस निकल गई थी और मैं यूं ही खेतों में चलता हुआ रास्ता भूल गया हूँ। औरत ने कहा कि तुम बड़ी दूर निकल आए हो। यहाँ से आगे एक कस्बा चौलियाँ है, वहाँ से कस्बा ब्यास को जाने वाले यक्के मिल जाते हैं। ब्यास से तुम रेलगाड़ी में बैठकर लुधियाना पहुँच जाना। वो एक बार फिर हाथ जोड़ने लगी। मेरा जिक्र किसी गैर आदमी से भी न करना, नहीं तो मेरा औलाद की खातिर चिल्ला भ्रष्ट हो जाएगा। मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ मैं अपने किसी दोस्त से भी इसका जिक्र नहीं करूँगा। मेरी स्कीम यही थी कि इस औरत से किसी ऐसे गांव या कस्बे के बारे में पूछूं जहां से मैं लुधियाना पहुंच सकूं, क्योंकि इस किस्म के चिल्ले घर वालों और गांव से छुपकर राजदारी के साथ किए जाते हैं। इसलिए मुझे यकीन था कि ये मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगी। अगर किसी को बताएगी तो वो सब इससे पूछेंगे कि तुम आधी रात को गांव के बाहर क्या करने गई थी। मैंने औरत से इतना जरूर कहा कि इस किस्म के तवहुमात से कुछ नहीं हुआ करता। घर जाओ और अपने भगवान के आगे प्रार्थना करो। अगर भगवान की मर्जी हुई तो वो तुम्हारी गोद जरूर हरी कर देगा। औरत हैरानी से मेरा मुंह तकने लगी। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे हिंदू नहीं लगते, क्योंकि कोई हिंदू इस किस्म की बात नहीं कर सकता। मैंने झूठ बोलते हुए कहा, मैं हिंदू ही हूँ, बस विलायत का पड़ा हुआ हूँ और इस किस्म के तवहुमात में यकीन नहीं करता। अब तुम वापस अपने घर जाओ। औरत ने चबूतरे पर जलता हुआ चिराग फूंक मारकर बुझा दिया और मेरे करीब होकर पूछा कि तुम इतनी रात को कहाँ जाओगे, मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव जाऊं और तुम्हारा खावंद और गांव वाले मुझे पकड़कर मारना शुरू कर दें। औरत हंस पड़ी। उसकी हंसी से मुझे महसूस हुआ कि ये औरत ठीक औरत नहीं है। उसका सबूत मुझे फौरन मिल गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि मेरे साथ आ जाओ, गांव के बाहर एक कोठरी है, तुम रात वहां गुजार लेना। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ा लिया और उस औरत से कहा, तुम अपने गाँव जाओ, मैं किसी अगले गाँव में जाकर रात बसर कर लूंगा। ये कहकर मैं वहां से चल दिया। मैंने कुछ दूर जाकर वापस मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में मुझे वो औरत नजर आई। वो वापस अपने गांव की तरफ जा रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।